बच्चों, हमने पिछले अध्याय में देखा कि व्यापारिक बैंक क्या है, इसके कार्यप्रणाली क्या है, किस तरह से ये कार्य करती है, इसका महत्व क्या है। हमने वहाँ पर भी ये देखा था कि बैंक विभिन्न तरह के होते हैं, अलग अलग इनकी कार्यप्रणालियाँ होती है, लेकिन वास्तव में ये सारे बैंक किसके अधीन कार्य करते हैं और इनमें प्रमुख क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे हम आज। यानी कि आज का हमारा अध्याय है केंद्रीय बैंक। जी हाँ, केंद्रीय बैंक यानी एक ऐसा बैंक जो देश के सभी बैंकों की सर्वोच्च यानी शीर्ष संस्था होती है और अन्य जो बैंक होते हैं देश के वो इसके निर्देशों के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक के अर्थ को हम बिंदुवार जाने तो इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले कि जैसे मैंने बताया कि केंद्रीय बैंक जो है वो पूरे देश का एक शीर्ष बैंक है और साथ में देश की सर्वोच्च संस्था भी इसको माना जाता है। देश के जितने भी बैंक हैं वो सभी के सभी केंद्रीय बैंक के मार्गदर्शन में ही कार्य करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में जो नोट छापने का जो अधिकार है वो पूरा का पूरा केंद्रीय बैंक को प्राप्त है। साथ ही देश की पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति और साख को नियंत्रण करने का जो एक महत्वपूर्ण कार्य करती है वो करती है केंद्रीय बैंक। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है और बात करें इसके हेड ऑफिस की तो रिजर्व बैंक इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। आइए इसको और अच्छे से जानने के लिए इसकी कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर केंट के अनुसार केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिसे जनहित में मुद्रा की मात्रा में विस्तार एवं संकुचन का कार्य दिया गया है। सैमुएल्सन के अनुसार केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जिसे देश की सरकार अपने लेन देन के कार्य करने, व्यावसायिक बैंकों को नियंत्रित करने तथा राष्ट्र की मुद्रा की पूर्ति एवं साख व्यवस्था के नियंत्रण में सहयोग देने के लिए स्थापित करती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार केंद्रीय बैंक कार्य करता है, किस तरह से उसे परिभाषित किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो एक ऐसी संस्था है जो देश में मुद्रा और साख के बीच नियंत्रण स्थापित करती है और मुद्रा और साख का ये जो नियंत्रण है आपने पिछले 2 अध्यायों में देखा कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर केंद्रीय बैंक का जो कार्य है वो देश की पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना, संगठित करना है। तो आइए अब केंद्रीय बैंक के इतिहास के बारे में जानें कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। केंद्रीय बैंक के इतिहास को अगर हम देखें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रोफेसर विल रोजर्स ने माना है कि केंद्रीय बैंक जो है वो मानवता के इतिहास में अब तक जो 3 सबसे बड़े आविष्कार हुए हैं उनमें से एक है। 3 बड़े आविष्कारों की हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि 3 आविष्कार अग्नि, आग, पहिए का आविष्कार, वैसे ही केंद्रीय बैंक का आविष्कार भी मानवता के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू साबित हुआ है। दूसरे अगर हम इसके इतिहास को के क्रम को आगे देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विश्व का सबसे पहला केंद्रीय बैंक जो था वो 1668 में स्वीडन में उसकी स्थापना की गई स्विस बैंक के नाम से। लेकिन प्रारंभ होने की बात करें तो वास्तव में ये केंद्रीय बैंक जो है ये 1844 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। उसी तरह आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में इसने एक आधुनिक स्वरूप को प्राप्त किया और फिर धीरे धीरे इसका विकास होता गया। विकास के क्रम में कई देशों में केंद्रीय बैंकों की स्थापना की गई। आइए देखते हैं कि किन किन देशों में किस किस समय केंद्रीय बैंकों की स्थापना हुई। तो इन पर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि फ्रांस में 1890 में, नीदरलैंड में 1814 में, रूस में 1860 में और जर्मनी में 1875 में और जापान में 1882 में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। और इसी क्रम में अमेरिका में भी 1913 में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई और इसी कड़ी के साथ साथ 1934 में बैंक ऑफ कनाडा और 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। तो आपने देखा कि किस तरह इसका क्रम
कदम आगे बढ़ता गया और ये विकसित होता गया। इसी स्वरूप को हम आगे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के बाद केंद्रीय बैंक की स्थापना जो है वो बहुत तेजी से हुई और विश्व के लगभग आधे से ज़्यादा देशों में अब तक केंद्रीय बैंकों की स्थापना हो चुकी थी। और वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के बाद ही 1944 के बाद ही इन बैंकों की स्थापना ने गति पकड़ ली। अब जैसे कि हमने देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, तो आइए भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ जानें। भारतीय रिजर्व बैंक वास्तव में इसकी आवश्यकता तो भारत में काफ़ी समय से अनुभव की जाती रही, लेकिन धीरे धीरे इसके संगठन की बात की गई। वास्तव में इसके स्थापना का जो सुझाव है वो ब्रिटिश काल में 1913 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्सन ने ब्रिटिश सरकार को लिखे गए एक पत्र में सुझाव दिया। उसके बाद अनेक विद्वानों ने इस पत्र का समर्थन किया, इसका सपोर्ट किया कि हाँ वास्तव में अब केंद्रीय बैंक के रूप में किसी बैंक की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। और फिर इसी क्रम में धीरे धीरे 1925 में टिल्टन यंग आयोग ने इसकी सिफारिश की और साथ में 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति ने भी केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। आगे हमने देखा कि 1933 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें भी जो बहुत सारे राजनयिक थे उन्होंने भी केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए निर्णय लिया। और इसी क्रम में 8 दिसंबर सन 1933 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का जो प्रावधान था ये विधानसभा के सामने रखा गया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया और उसके बाद 1 जनवरी 1949 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये सारी जानकारियाँ थी भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में। अब आइए हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। हमने देखा कि सभी लोगों ने इस बात का अनुभव किया कि केंद्रीय बैंक एक होना चाहिए, केंद्रीय बैंक की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जाती रही। तो क्या ऐसे कारण रहे होंगे, कौन कौन से उद्देश्य रहे होंगे जिनके कारण इसकी स्थापना जरूरी हो गई। तो किन किन उद्देश्यों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, इसमें सबसे पहला जो उद्देश्य था वो था रिजर्व के आंतरिक और बाह्य मूल्यों में स्थिरता लाना। वास्तव में रिजर्व बैंक की स्थापना के अभाव में रुपए के जो आंतरिक मूल्य है और बाह्य जो मूल्य है उनमें अस्थिरता आ गई थी। इसी को संतुलित करना, इनमें स्थिरता लाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इसके अतिरिक्त उद्देश्य इसी के अंतर्गत शामिल थे, जिसे हम कह सकते हैं कि जब साख और मुद्रा पर एक ही संस्था का नियंत्रण नहीं होता है, बहुत सारी संस्थाएं उसको नियंत्रित करते रहती है, तो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए और एकमात्र संस्था का नियंत्रण उस पर स्थापित करने के लिए किसी न किसी शीर्ष संस्था की जरूरत महसूस की जा रही थी और उसी के कारण यहाँ पर केंद्रीय बैंक की स्थापना जरूरी समझी गई। साथ में एक बात ये भी थी कि सार्वजनिक ऋणों की एक पर्याप्त व्यवस्था की जानी कहीं ना कहीं आर्थिक विकास के लिए या आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी हो गई थी। तो जब हम बात करते हैं सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था की, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में लिए जाने वाले ऋण और किस तरह से उनका भुगतान किया जाए, इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करने, संगठित करने और इस पूरी प्रक्रिया के संचालन के लिए किसी एक शीर्ष संस्था की जरूरत थी और इसी शीर्ष संस्था के रूप में केंद्रीय बैंक की स्थापना की जरूरत महसूस की गई। साथ में इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी था कि वहाँ हमको कोषों का केंद्रीकरण करना था। भारत में के अंतर्गत जो निर्गमित चलन मुद्रा थी, उनके जो कोष थे, नगद कोष थे, उनको नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया था, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में देखा कि सभी प्रकार के जो बैंक होते हैं वो अपनी जमाओं को 2 भागों में बांट देते हैं, एक नगद कोष के रूप में और दूसरा व्युत्पन्न कोष के रूप में। तो नगद कोष कितना हो, कितना निर्धारित किया जाए, भविष्य में एक अनुमान लगा लेना कि वास्तव में जनता की डिमांड
डिमांड क्या है, नगद कोष की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह से उसको नियंत्रित किया जाए। कुल मिलाकर इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए किसी न किसी एक मेन एक शीर्ष संस्था की ज़रूरत थी और उसी के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। साथ में इसके केंद्रीकरण का उद्देश्य इसलिए भी शामिल किया गया कि बैंकों की कार्यप्रणाली विश्वसनीय बन सके, बैंकों की कार्यप्रणाली में दृढ़ता आए, यानी कुल मिलाकर ग्राहकों का विश्वास हासिल करना भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। वैसे ही इसके अगले उद्देश्य की हम बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि मुद्रा एवं साख की नीति में समन्वय स्थापित करना। कई बार जब नगद कोष और व्युत्पन्न कोष की बात आती है तो ये बैंकों पर डिपेंड करता है कि वे अपनी जमाओं का कितना प्रतिशत भाग नगद साख के रूप में, नगद कोष के रूप में रखे और कितने प्रतिशत भाग को वो व्युत्पन्न जमाओं के रूप में यानी कि साख निर्माण के रूप में रखे। ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है। तो किस तरह से उन जमाओं को नियंत्रित किया जाए, नगद कोष और साख में किस तरह से एक समन्वय स्थापित किया जाए, कौन इसकी जानकारी दे या किसके निर्देशन में ये सारे कार्य किए जाए, इसके लिए भी एक शीर्ष संस्था की जरूरत बहुत महसूस की जाने लगी थी। तो ये एक इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जा सकता है कि मुद्रा और साख नीति में समन्वय स्थापित करना। और इसी उद्देश्य के तहत यहाँ पर हम देखते हैं कि जब रिजर्व बैंक की स्थापना नहीं हुई थी तो मुद्रा और साख का जो निर्गमन था वो सरकार के द्वारा किया जाता था। और साथ में अगर हम बात करें कि साख का नियंत्रण किस प्रकार किया जाता था तो इंपीरियल बैंक के द्वारा साख के नियंत्रण की बात कही जाती थी। साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि इस नियंत्रण का जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी, वास्तव में ये जो नियंत्रण स्थापित किया जाता था इंपीरियल बैंक द्वारा, कहीं ना कहीं इसमें दोहरेपन की नीति अपनाई जाती थी, कहीं ना कहीं पार्शलिटी वाली फीलिंग आ रही थी। तो बहुत सारे ऐसे उद्देश्य थे जिसके कारण इसमें एक रूपता लाई जानी बहुत ज़रूरी हो गई थी और केंद्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता यहाँ महसूस की जाने लगी। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टरों का विकास किया जाना बहुत ज़रूरी था। मुद्रा बाजार को संगठित करना, मुद्रा बाजार को विकसित करना, ये सारे भी उद्देश्य थे। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि कृषि साख की व्यवस्था करनी थी। कृषि, जबकि हम प्रारंभ से ही देखते आ रहे हैं कि कृषि जो था वो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग था। ज़्यादा से ज़्यादा जो आबादी थी, 2/3 से के लगभग की जो आबादी थी वो कृषि पर निर्भर थी। तो अगर आर्थिक विकास की बात आती है तो कृषि के विकास को सबसे आगे करना था। तो कहीं ना कहीं कृषि साख की बात करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया था और कृषि साख के विकास के लिए भी केंद्रीय बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भी एक उसके उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। साथ में अगर हम बात करें विदेशों के साथ मौद्रिक संबंधों की, तो विदेशों के साथ मौद्रिक संबंधों को सुनिश्चित करने, भुगतान को नियमित करने और ऐसे बहुत से ऐसे आयात निर्यात व्यापार के अंतर्गत नीतियां थी जिनके को निर्धारित करने के लिए भी केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। तो हमने देखा कि इसके उद्देश्य क्या क्या थे, किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अब वास्तव में इसकी व्यवस्था किस प्रकार की गई, किस तरह की इसकी व्यवस्थाएं थी, आइए उन पर एक नज़र डालें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो वर्तमान व्यवस्था थी उनको अगर कुछ बिंदुओं के आधार पर हम उनका अध्ययन करें तो सबसे पहले जो व्यवस्था थी वो थी पूंजी की। किस प्रकार पूंजी की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि रिजर्व बैंक जो प्रारंभ में जो था वो निजी शेयर होल्डर्स के हाथ में था और किस तरह से इसकी पूंजी बटी हुई थी। तो इसकी जो पूंजी थी वो टोटल 5 करोड़ की थी, जो कि 100 रुपए वाले 5 लाख अंशों में बटी हुई थी। 5 लाख शेयर होल्डर्स थे इसके। लेकिन जब इसका केंद्रीकरण, इसको केंद्रीय बैंक के अंतर्गत शामिल किया गया तो 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया और ये जो शेयर्स जो निजी संस्थाओं के हाथ में थे उनको पूरा का पूरा अपने अंडर में ले लिया और जो 100 रुपए का एक शेयर था उसके बदले में लगभग 118 रुपए दिए गए और इस तरह से इस बैंक को राष्ट्रीयकृत कर लिया गया और सरकार के अंडर में ये बैंक काम करने लगी। बात अगर हम पूंजी की करें तो दूसरा यहाँ पर हम
और वर्तमान में अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक की जो कुल पूंजी है वो 5 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के अलावा संचित कोष जो है वो लगभग 150 करोड़ का है। दूसरी बात अगर हम प्रबंध की करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक का जो प्रबंधन का कार्य है वो लगभग प्रबंधन और निदेशन के कुल सदस्यों को मिलाकर 20 सदस्य इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। और दूसरी एक बात ये कि इसमें ये जो 20 सदस्य होते हैं इसके अंदर कौन कौन कार्य करते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और इसके साथ साथ इसमें एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है। साथ में 10 संचालक होते हैं और ये 10 जो संचालक होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें 4 संचालक और होते हैं जो स्थानीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनका चयन किया जाता है और ये भी भारत सरकार के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। और इसका जो मुख्य कार्यालय है वो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई में स्थापित है। और साथ ही गवर्नर जो होता है रिजर्व बैंक का वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है। आप देखते होंगे कि जो पत्र मुद्रा होती है यानी जो नोट होते हैं उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यही वो ऐसा अधिकारी है जो इस पूरे इन बैंकों का शीर्ष अधिकारी होता है और सब बाकी जो सभी अधिकारी हैं इनके निर्देशन में कार्य करते हैं। अगली इसकी व्यवस्था की हम बात करें तो हम इसको देखते हैं कि कार्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ हम एक नज़र डालें तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रधान कार्यालय है जिसे हम हेड ऑफिस कहते हैं वो मुंबई में स्थित है। इसके अलावा जो स्थानीय कार्यालय है इसके ये दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बम्बई, बेंगलोर, असम, नागपुर, हैदराबाद और पटना में भी स्थित है। साथ में हम यहाँ पे देखते हैं कि केंद्र सरकार की अनुमति से रिजर्व बैंक कहीं भी जहाँ पर उसको अपनी आवश्यकता महसूस हो वहाँ पर अपने स्थानीय कार्यालयों को वो खोल सकती है। और अगर नहीं है इनके स्थानीय कार्यालय तो कई क्षेत्र ऐसे भी, कई राज्य ऐसे भी है जहाँ पर SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनके स्थानीय कार्यालय के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अब इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत अगर हम बात करें कि रिजर्व बैंक के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं तो इनके विभागों के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं निर्गमन विभाग। निर्गमन विभाग जो होता है वो देश में नोटों के निर्गमन संबंधी कार्य करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि निर्गमन विभाग में रिजर्व बैंक जो है वो नोटों के निर्गमन का कार्य करता है। साथ ही ये विभाग निर्गमन का कार्य करता है और नासिक में जो प्रेस है जहाँ पर पत्र मुद्रा की छपाई होती है वहाँ पर छपे हुए नोटों का ये विभाग निर्गमन करता है और सरकारी खजाने के रूप में जो अन्य विभाग होते हैं उनको वितरण करता है। दूसरे इसके विभाग की हम बात करें तो कृषि साख विभाग के रूप में कार्य करता है और कृषि संबंधी साख से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, कृषि ऋण से संबंधित, उन पर ब्याज लगाने से संबंधित, उनको प्राप्त करने से संबंधित, भुगतान से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे कार्य ये विभाग करता है। इसी के अंतर्गत हम तीसरा विभाग देखते हैं जिसे हम कहते हैं बैंकिंग विकास विभाग। अब क्योंकि हमने देखा कि रिजर्व बैंक जो है ये सभी बैंकों की एक शीर्ष संस्था है, तो जिस तरह बैंक अपने ग्राहक के लिए कार्य करते हैं उसी तरह ये शीर्ष संस्था का जो बैंक होता है इन सभी छोटे बैंकों के विकास के लिए हमेशा कार्य करता है। इसके अलावा विनिमय नियंत्रण विभाग होता है, विनिमय के जो कार्य होते हैं उनको ये नियंत्रित करता है। साथ ही साथ इसमें औद्योगिक वित्त विभाग होता है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जिन नीतियों का निर्धारण करती है, उद्योगों के वित्त व्यवस्था के लिए, उद्योगों के वित्त प्रबंधन के लिए जो कार्य किए जाते हैं वे सभी कार्य इस विभाग के अंतर्गत किए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें कानून विभाग होते हैं, बैंकों के जो कानूनी गतिविधियां होती है, जो नियम होते हैं उनसे संबंधित जानकारियां देने के लिए। साथ में इसी के अंतर्गत गैर बैंकिंग विभाग भी होता है। गैर बैंकिंग विभाग के बारे में हम एक नज़र डालें इस पर तो हम देखते हैं कि 1966 में कोलकाता में इसे स्थापित किया गया और सभी बैंकिंग संस्थाओं की ये देख रेख करता है। वित्त व्यवस्था से कुछ अलग ये गैर बैंकिंग रूप में उनके देखभाल का काम करता है।
ठीक इसी के साथ साथ शोध और अंक विभाग भी है। इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से कार्य किए जाते हैं वो होते हैं मुद्रा, वित्त, साख और उत्पादन। इन पर संबंधित, इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन की अगर कोई समस्या है, या फिर वित्त के उत्पन्न होने की कोई समस्या है, साख नियंत्रण की कोई समस्या है, तो इस तरह की समस्याओं पर इस पर अनुसंधान किया जाता है, शोध किया जाता है, इसके कारण पता लगाए जाते हैं और फिर दूर करने का प्रयास किया जाता है इस विभाग के अंतर्गत। साथ में इसमें एक महत्वपूर्ण विभाग है निगरानी विभाग। ये अपने अधीनस्थ जितने भी बैंक हैं सब पर नज़र रखता है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर ये भी जान लेना जरूरी है हमारे लिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सन 1955 में 2 नए और अन्य विभाग स्थापित किए। कौन कौन से 2 नए विभाग थे? एक तो था मानव संसाधन विभाग और दूसरा था सूचना तकनीकी विभाग।